हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर आपके अपने चैनल राजगुरु से। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स जो 12वीं बोर्ड के अंदर 7 नंबर का मैटर लेके आता है, जिसमें 2 3 3 के और 1 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको हमारे और भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जब भी मैं वीडियो अपना अपलोड करता हूँ तो घंटी का बटन है साइड में, वो दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आई बटन दबाकर भी आप मेरे और वीडियोस देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर्स या सदिश एक राशि, कौन सी राशि? भौतिक राशि। एक भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। एक भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वेक्टर्स कहलाती है। अब किस तरीके की भौतिक राशि? जो कहने का मतलब है कि भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा, यानी उसका एक निश्चित मैग्नीट्यूड है। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। कौन सी रेखा है? ये दिष्ट रेखा है, डायरेक्टेड लाइन जो एक दिशा दे रही है। अगर इसमें एक निश्चित बिंदु ए और एक निश्चित बिंदु बी को ले लिया जाए तो ये जो मटेरियल है वो इसका परिमाण, ये दूरी हो जाएगी। मान लीजिए ये 5 इकाई दूरी है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो जाएगा। तो इसमें परिमाण भी और दिशा भी है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सदिश। इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी का मतलब है ए इसका प्रारंभिक बिंदु है, बी इसका अंतिम बिंदु है। तो किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से दर्शा सकते हैं। इसको आप चाहो तो एक सिंपल स्मॉल ए से डिफाइन कर सकते हो, वो तरीका होता है डिफाइन करने का। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हम ए बी लिखते हैं। ये ऊपर जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये दिशा को इंगित करता है, ए बी इसका परिमाण है। अब परिमाण की बात करें तो परिमाण को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ये इसको शॉर्ट में केवल ए बी लिख सकते हैं, इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे जिससे इसकी डायरेक्शन नहीं दिखाई जाएगी। इसके अलावा अगर इसको ए के फॉर्म में लिखो तो ए का परिमाण भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में ए लिख सकते हो, ए यानी इसका परिमाण। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के दिशा और परिमाण दोनों के रूप में लिखी जा सकती है। तो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। अब सामान्यतया हम वेक्टर को 3 में मापते हैं। 3 में जब वेक्टर को लिखते हैं तो एक वेक्टर लिखा जाता है, ए वेक्टर है तो लिखा जाता है एक्स आई वाई जे जेड के। इसके ऊपर टोपियां होती है। ये टोपियां क्या होती है इस पर चर्चा हम आगे करेंगे, पहले हम समझेंगे। जो आई जे के है ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें जो पार्ट नजर आ रहे हैं ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये एक्स आई कंपोनेंट्स, ये वाई जे कंपोनेंट्स, ये जेड के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। ये इसके सदिश घटक कहलाते हैं। वेक्टर कंपोनेंट सदिश घटक क्यों कहलाते हैं? आई जे के जो है वो इनकी दिशा होती है। आई एक्स एक्स की डायरेक्शन में, जे वाई एक्स की डायरेक्शन में और के जेड एक्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरीके से ये एक्स एक्स की, वाई एक्स की और जेड एक्स की दिशा में घटक है। और केवल एक्स वाई जेड इसके अदिश घटक है। अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं है, दिशा रहित घटक। अब देखिए इसमें एक्स है, इसमें आई डायरेक्शन नहीं दी गई है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इस तरीके से ये अदिश घटक है। तो सदिश वो होता है जिसमें दिशा के साथ में डायरेक्शन हो। जैसे विस्थापन, ए से बी तक का विस्थापन, विस्थापन नापते हैं जब ए से बी यानी एक पर्टिकुलर बिंदु से एक पर्टिकुलर बिंदु तक गए हैं तो वो विस्थापन होते हैं। एक बल, किसी चीज पर बल लगाते हैं तो उसमें एक बल की मात्रा होती है और एक बल की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन बल। तो इस तरीके से जो भौतिक राशियां होती है जिसमें दिशा और उसके साथ में परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। वेक्टर के प्रकार में एक एक करके पढ़ेंगे हम 8 प्रकार से। सबसे पहला आता है इकाई वेक्टर, इकाई या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। पहला आता है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या मात्रक सदिश।
इन तीनों ही नामों में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ढंग से ध्यान में समझ लेना, बहुत काम आने वाली है बॉस, बहुत ज्यादा काम आएगी, इसलिए ढंग से समझ लेना। इकाई वेक्टर्स, नाम से नाम है इकाई, तो परिमाण इकाई हो, परिमाण जिसका क्या हो, एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। सिंपल सी बात है। सामान्यतया इसको कैप से व्यक्त करते हैं, इसके सदिश को ए की कैप, बी कैप, सी कैप, जो ये टोपी है इसको हम बोलते हैं कैप। ये डिनोट करती है कि ये इकाई सदिश है, इसका परिमाण इकाई है। तो ऐसा कोई भी सदिश हो जिसके ऊपर टोपी लगी हुई हो, जिसके ऊपर टोपी लगी हुई हो, उसका परिमाण हमेशा एक होता है, इकाई होता है। अब ये आता कैसे है, इसको ज्ञात करने का तरीका होता है कि किसी भी सदिश में अगर उसके परिमाण का भाग लगा दिया। अब हमने क्या पढ़ा था, किसी भी सदिश के दो भाग होते हैं, दिशा और परिमाण। तो अगर हम सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो क्या बचेगी, दिशा। दिशा को ही हम मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो जहां भी अपने को दिशा पूछी जाए, जैसे हम कहते हैं कि किसी फलाना सदिश के दिशा में, किसी भी सदिश की दिशा में 5 इकाई का दूसरा सदिश चाहिए, तो उस सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करो और 5 से गुणा कर दो। तो इसी प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मात्रक सदिश होता है, यही इकाई सदिश होता है, इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो उसी सदिश के उसके परिमाण का अगर भाग लगा दिया जाए तो इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। शून्य सदिश, शून्य सदिश को हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो जिसका योग जीरो, या नल वेक्टर, नल भी शून्य को ही डिनोट, नल यानी खाली या शून्य को डिनोट किया जाता है। शून्य वेक्टर का अर्थ है ऐसा वेक्टर परिमाण जिसका क्या हो, शून्य हो, और कुछ नहीं, उसका परिमाण शून्य हो। यानी कोई वेक्टर ए है, अगर उसका परिमाण शून्य हो तो उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। सामान्यतः ऐसे वेक्टर ये होते हैं ए, इसका परिमाण हमेशा शून्य होता है, कारण ए से प्रारंभ किया हमने और ए तक ही चले, यानी ए से हम ए तक ही पहुंचे, हमने कोई दूरी तय नहीं की, तो इसलिए इसको शून्य वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से बी से बी तक, सी से सी तक, इस तरीके से कोई भी वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। और दूसरा है इसमें विषम दिश, लाइक और अनलाइक। अब ये सम दिश और विषम दिश वेक्टर क्या है, एक दो वेक्टर है, एक ये और एक ये, यहां दो वेक्टर है, एक ये एक ये। जब दो वेक्टर पैरेलल हो, एक दूसरे के समांतर हो, इसका मतलब वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, लेकिन जरूरी नहीं एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में भी हो सकता है। अगर दोनों एक ही दिशा में, परिमाण अलग अलग हो सकते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में तो समदिश सदिश कहलाते हैं। यदि दोनों विपरीत दिशा में, तो उसको विपरीत दिश सदिश कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सदिश मिलकर बनता है, वो है संरेख सदिश। ऐसे दोनों सदिश जो समदिश भी हो और विषम दिश भी हो, दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं, उसको हम कोलिनियर सदिश कहते हैं, संरेख सदिश कहते हैं। वो लाइकली भी हो सकता है और अनलाइक भी हो सकता है, यानी दोनों समदिश सदिश और विषम सदिश दोनों ही संरेख सदिश है। तो अपने दो ये टॉपिक हो गया, समदिश, विषम दिश और संरेख, तीनों एक साथ हो गए। तो इस तरीके से हम किसी भी सदिश के बारे में कह सकते हैं। समदिश दिशा एक ही होनी चाहिए, विषम दिश दिशा विपरीत होनी चाहिए। एक दिशा होने का मतलब वो दोनों सदिश समांतर है और एक ही तरफ डायरेक्शन है। विपरीत दिश का मतलब है समांतर तो है, लेकिन डायरेक्शन एक अगर इधर जा रहा है तो एक दूसरी तरफ आ रहा है। और संरेख में दोनों आते हैं, चाहे वो समदिश हो चाहे वो विषम दिश हो। समान सदिश, अच्छी चीज है ये भी। समान सदिश, इक्वल वेक्टर, नाम से समझता है इक्वल। इक्वल का मतलब है इसमें दिशा व परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों समान हो, ऐसा सदिश जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी समान हो, दोनों गुण जिसमें हो, ऐसे सदिश को हम बोलते हैं समान सदिश। समान सदिश में किसी सदिश के जितने भी घटक है वो समान होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सदिश ए और एक सदिश डी है, समान सदिश को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कहे कि एक सदिश ए है, वो है 2i प्लस जे है, बी है xi प्लस जे है, आपको कहा जाए ए और बी बराबर है, तो इसका मतलब इसके संगत घटक भी बराबर है।
i का घटक 2 है इधर और इधर i का घटक x है, तो x बराबर 2। इस तरीके से हम समान सदिश का यूज कर सकते हैं। समान सदिश का अर्थ है एग्जैक्टली इक्वल, उनके प्रत्येक कंपोनेंट इक्वल होंगे, उसकी डायरेक्शन इक्वल होगी, उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी समान होगा। ऐसे सदिश को हम समान सदिश कहते हैं। जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे क्या है ये मैटर। इसके बाद आता है ऋण सदिश। ऋण सदिश नेगेटिव वेक्टर। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए बी है। ए बी का अर्थ है ए से आप बी तक जा रहे हो। दूसरा वेक्टर है बी ए। तो अगर आप ध्यान दें तो बी ए बी दोनों वैसे मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी ये ए से बी तक जा रहे हो, ये बी से ए तक जा रहे हो, दूरी आपने बराबर तय की, लेकिन दिशा अलग है। अलग दिशा व्यक्त करने के लिए माइनस लिख सकते हैं ए बी, यानी अगर ए बी को मैं माइनस चिन्ह लगा दूं तो वो बी ए आ जाएगा। तो बी ए बी का नेगेटिव वेक्टर है, उसका ऋण वेक्टर है, तो इसको हम ऋण वेक्टर कहते हैं। अगला शुरू करते हैं। नेक्स्ट है स्थिति सदिश। इंपॉर्टेंट है ये भी, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर, किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। अब पोजीशन कैसे बताई जाती है वेक्टर की, बताता हूं। ये आपका त्रिविम है, ये आपका कोई सदिश है P, ये आपका है मूल बिंदु O। O से P तक जो सदिश बनता है OP, क्या बना सदिश OP। ये जो OP है वो P की O के सापेक्ष पोजीशन बता रहा है कि P जो है OP के सापेक्ष कहां पर है, इसके लोकेशन बता रहा है। तो जो वेक्टर किसी भी बिंदु की पोजीशन बताता है उसे हम पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। इसे OP से व्यक्त करते हैं, यानी ये जो सदिश आपको नजर आ रहा है ये सदिश है OP, इसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। ऑलराइट, तो ये आपके वेक्टर के प्रकार हो गए। मात्रक सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो, शून्य सदिश जिसका परिमाण 0 हो, समदिश सदिश जो एक ही दिशा में जाने वाले सदिश, विपरीत दिशा सदिश विपरीत दिशा में जाने वाले सदिश, समान सदिश सदिशों के प्रत्येक घटक समान हो, ऋण सदिश अगर कोई सदिश AB है तो उसका ऋण BA यानी -AB होगा, संरेख सदिश जो समदिश और विषम सदिश दोनों सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं, और स्थिति सदिश किसी भी बिंदु की स्थिति बताने वाले सदिश को हम स्थिति सदिश कहते जा रहे हैं। सदिश घटक एक त्रिविमीय सदिश है, नाम वैसे पहले पढ़ चुके हम कंपोनेंट। ये कोई बिंदु है P जो x y z है, इसका सदिश होगा OP। OP सदिश देखिए OP x y z क्या है, x है x अक्ष, ये आपकी x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। जो x है वो x अक्ष की दिशा में एक दूरी है, y है y अक्ष की दिशा में दूरी और z अक्ष की दिशा में दूरी है। अब बात करते हैं इसके x अक्ष की दिशा को हम i कैप बोलते हैं, y अक्ष की दिशा को हम j कैप बोलते हैं और z अक्ष की दिशा को हम k कैप बोलते हैं। कैप का अर्थ पहले बता चुका हूं, कैप का अर्थ होता है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश किसको दिखाता है, दिशा को। तो x अक्ष ये क्रमशः x अक्ष y अक्ष और z अक्ष की दिशा को शो करते हैं। तो जो x अक्ष की दिशा को शो करता है वो i कैप है, y अक्ष की दिशा को शो करता है वो j कैप है और z अक्ष की दिशा को शो करता है वो k कैप है। अब बात करते हैं इस सदिश को, तो जो OP वेक्टर है इसको दिखाने वाला सदिश क्या होगा, xi yj zk, कैप कैप कैप, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कौन से होंगे, तो जो ये xi है यानी वो x अक्ष दिशा में कंपोनेंट है, घटक है, yj है तो वो y x दिशा में घटक है और ये z के जो z दिशा में घटक है। और ये कौन से घटक है, ये सदिश घटक है। दो प्रकार के घटक होते हैं, कौन कौन से, सदिश घटक और अदिश घटक। सदिश क्योंकि उनमें साथ में इनकी दिशाएं हैं, और अगर इसके अदिश घटक आपको चाहिए, अदिश घटक, तो अदिश घटक कौन से होंगे, x y और z, जिसमें दिशा साथ में नहीं होगी। इस तरीके से इसके कंपोनेंट के रूप में ज्ञात किए जा सकते हैं। यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, OP, ये बहुत काम आएगा अपने पास। OP का मैग्नीट्यूड, एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या है, ये दूरी, और दूरी सूत्र हमें पता ही होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1। अब ये मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा x2 माइनस यानी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो किसी भी सदिश का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी अगर आपको एक्स आई वाई से जेड के अगर ऐसा सदिश मिले और आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से मैग्नीट्यूड। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड किसी भी सदिश का हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि दूरी जो मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ग्रेटर देन या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम किसी भी सदिश योग, सदिश योग, वेक्टर सम या एडिशन, वेक्टर्स को सम करने के लिए मोस्टली दो रूल फॉलो होते हैं। एक तो त्रिभुज लो और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दो प्रकार के लॉ सामान्यतः आते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लॉ एंड ट्रायंगुलर लॉ। त्रिभुज का नियम क्या है? त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए से बी तक की डायरेक्शन दी गई और बी से सी तक की डायरेक्शन दी गई है, ए से बी तक की डायरेक्शन और बी की सी की तरफ डायरेक्शन है, तो जो परिणामी सदिश होती है, परिणामी यानी जोड़, परिणामी का अर्थ क्या होता है? जोड़। जो परिणामी सदिश होगा वो विपरीत साइड में होगा, यानी इसकी दिशा विपरीत होगी। अगर ये इस दिशा में, ये दिशा में, तो परिणामी उल्टी दिशा में आएगा, इसको सामने से मिलेगा। तो जो परिणामी सदिश आएगा वो AC बनेगा, वो AB और BC के जोड़ को डिनोट करेगा। AB प्लस BC और ये परिणामी जो है उसके जोड़ को व्यक्त करेगा। ये है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब ये समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? अगर आपके पास दो सदिश ऐसे हैं, एक सदिश ये, एक सदिश ए, अगर ये दो सदिश ABCD, ये जो सदिश है AB, जो सदिश आपको AB नजर आ रहा है, ये A है और ये मान लीजिए B सदिश है। यदि AB और AD किसी समांतर चतुर्भुज आसन भुजाएं कौन सी होती है? जो A की बिंदु से, जो दो वेक्टर A की बिंदु से निकल रहे हैं उसे हम आसन भुजाएं कहेंगे। तो जो ये दो आसन भुजाएं हैं वो अगर AB है, तो जो इसका विकर्ण होता है, इसी का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण इन दोनों आसन भुजाओं के सदिश के योग के बराबर होता है। ये हम ट्रायंगुलर नियम से बात करते हैं। ये जो सदिश है ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक ही दिशा है और दोनों समांतर चतुर्भुज में है, इसलिए ये दोनों बराबर भी है। तो बराबर है तो ये सदिश B है, तो ये सदिश भी B है। इसी प्रकार से ये सदिश A है तो ये सदिश भी A है। अब ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि AB और BC की डायरेक्शन में ये है, तो AC जो क्या होगा वो आएगा AB प्लस BC, यानी AC आएगा आपका A प्लस B। तो कहने का मतलब है अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं का सदिश A और B है, तो उनका जो विकर्ण होगा वो इनके योग को निरूपित करेगा। इसी को समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक बहुभुज है ABCDE, ABBCCDE, अब ये जो है विपरीत है, तो जो AE विपरीत है AE, AB जो एक ही दिशा में जोड़ते जाओ, प्लस इसकी भी दिशा है कि BC, प्लस इसकी भी दिशा है कि CD, प्लस इसकी दिशा भी है कि DE। तो इस तरीके से जोड़ने पर हमने देखा वो AE के बराबर प्राप्त होता है। इसे बहुभुज नियम कहते हैं। इन सब का कंक्लूजन एक बता देता हूं आपको, ध्यान देना, यहां पर नोटिस करने वाली बात बता रहा हूं। किसी भी सदिश को जब लिखते हैं, मान लीजिए आपको AE लिखना है, तो आप किसी भी डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं, A से E तक आप इधर से आ रहे हो, आपके पास दूसरा रास्ता कौन सा है? ये। इस रास्ते का जोड़ इसके बराबर होगा, सदिश जोड़ नहीं, सदिश जोड़ इसके बराबर होगा। ये सबसे बेस्ट नियम है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो BC, तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं देखनी, आप BC पर एक तरफ इधर से जा सकते हो और किधर से जा सकते हो, एक आप उल्टा जा सकते हो। तो आप लिखो BA, AE, ED, BC।
आप कहां से चले, बी से चले, आप कहां पहुंचे, सी तक, बी से सी तक मिल गया। कनेक्टेड रहना चाहिए, जैसे बी से ए से ई से डी से सी, तो बी से सी तक पहुंच गए। तो ये जो रास्ता है इसका सदिश योग हमेशा बीसी के बराबर हो। जैसे हमने ट्राइंगुलर में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको मान लीजिए ए सी चाहिए, तो ए से सी तक जाने के लिए दूसरा रास्ता क्या है, ए से बी तक जाओ और बी से सी तक जाओ, तो ए बी प्लस बी सी, ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी में पहला और अंतिम अगर समान आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी इक्वल होती है। ध्यान देना ये कनेक्टेड होना चाहिए, बी है बी है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ एक और आ गया डी, अब आपको ए से सी तक जाना है, तो आपके पास दूसरा रास्ता एक और है, आप ए से बी तक चले जाओ, बी से डी तक चले जाओ, डी से सी तक चले जाओ। आप कहां से स्टार्ट किया आपने, ए से, आप कहां पहुंचे, सी से, तो ए सी, तो ये मिल गया आपको ए सी, तो ये ए सी सदिश योग है। तो ये है वेक्टर से सदिश का गुणा। एक राशि है आपके पास, मान लीजिए एक सदिश है ए, इसको डबल कर दें 2a, इसको आधा कर दें 1/2a। फर्क क्या पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा, इनकी डायरेक्शन सेम है, बट इनका जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग हो, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका आधा था। तो इसका मतलब जो सदिश सरेख होते हैं वो सारे के सारे सदिश की केवल कोफिशिएंट अलग होते हैं, केवल गुणांक अलग होते हैं, बाकी उनकी दिशा एक ही होती है। तो ये सरेख सदिश का भी एक एग्जांपल है। तो किसी भी सदिश को, यानी अगर कोई सदिश ए है उसको किसी लेम्डा से गुणा कर दिया जाए, एक अदिश राशि से गुणा कर दिया जाए, तो ये दोनों सदिश की समान दिशा होगी, दिशा समान होगी। केवल इनमें फर्क क्या आएगा, इस लेम्डा की वजह से फर्क आएगा, और इस लेम्डा की वजह से फर्क क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण चेंज हो जाएगा। ये जो सदिश है वो सेम ही रहेंगे। यानी अगर आपको किसी सदिश, आपको कोई कहे कि एक सदिश ए और एक सदिश बी समांतर है, तो आप बी को आप लेम्डा ए लिख सकते हो, किसी भी अदिश से गुणा करके लिख सकते हो इसका, क्योंकि दोनों की अगर समांतर है, दोनों की दिशा एक ही है, केवल मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो। खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो सेक्शन फॉर्मूला। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर तीसरा बिंदु m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता था तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, वही सेक्शन फॉर्मूला है। हमने याद है कि जो खंड है वो दो तरीके से बनता था, एक अंतः विभाजन, दूसरा क्या था, बाह्य विभाजन। इंटरसेक्शन और एक्सटीरियर सेक्शन। मान लीजिए आपके पास सदिश है ए, आपके पास सदिश है एक ए एक बी, एक तीसरा सदिश है डी, वो इसको m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है, ये पार्ट है m1 ये m2। तो अंतः विभाजन क्या कहता है, ये जो तीसरा सदिश c है वो c आएगा अंतः विभाजन में m1b + m2a बट्टा m1 + m2, पिछले पढ़ा था ना हमने, ये वही चीज है। इसी प्रकार बाह्य विभाजन की जब बात करें तो c क्या आ जाएगा, m1b - m2a बट्टा m1 - m2, सेम वैसा का वैसे ही जैसा हम 10th में पढ़ चुके हैं, एकदम सिमिलर है उसकी। तो आप उस तरीके से खंड कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। बिंदु ए और बी हो, किसी एक भी सदिश को ज्ञात करना। अगर आपके पास ए बिंदु बी बिंदु दिया गया हो तो आप ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पास त्रिविम में है ए बिंदु और दूसरा बिंदु है बी, आप इस बिंदु को मिला लीजिए, ये सदिश आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इसको यहां से मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ये ओ आ गया। अब देखिए ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी, और मैंने क्या कहा प्रॉपर्टी में ए बी ज्ञात करने के लिए आप एक से बी तक दूसरे रास्ते से जाए। आप ए से किधर जाए, पहले ओ की तरफ, ए ओ से कहां जाए, बी की तरफ, ओ बी। तो जो ए बी का मान आएगा वो ए और ओ बी के, प्रारंभिक ए और अंतिम बी के बराबर आएगा।
लेकिन हम जब पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश की बात करते हैं वो आता है OA OB। स्थिति सदिश क्या आता है? OA OB। तो अगर हम स्थिति सदिश की बात करें, अगर इसका स्थिति सदिश A है और इसका स्थिति सदिश मान लीजिए B है, तो AO को हम लिख सकते हैं माइनस OA। हम जब डायरेक्शन बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, प्लस OB, या इसको लिख सकते हैं OB माइनस OA, या लिख सकते हैं इसको B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। इसका मतलब अगर एक B का स्थिति B है और A का स्थिति सदिश A है, तो एक B को हम B माइनस A से लिख सकते हैं। ऑलराइट, आपको दिया गया A बराबर I प्लस J प्लस K, B बराबर 2I माइनस 7J माइनस 3K, C बराबर A बटा रूट I K। आपको ज्ञात करना है इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड। सूत्र हम पढ़ चुके हैं। परिमाण का सूत्र होता है I का गुणांक, जब कोई गुणांक नहीं हो तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर, J का गुणांक 1 का स्क्वायर, K का गुणांक 1 का स्क्वायर, कितना हुआ? 3। इसी प्रकार आपको B का ज्ञात करना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 18 और 4 22, असल की 2 और 4 6 62। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आप खुद ज्ञात करें। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन। ऑलराइट, समान परिमाण वाले भिन्न सदिश। देखिए यहां इसने क्या कहा, इक्वल क्या होना चाहिए? परिमाण। एक सदिश है आपके पास A 2I प्लस 3J प्लस 4K। जब इसका परिमाण मैं ज्ञात करता हूं तो क्या आता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर मैं इस 2 3 4 संख्याओं को चेंज कर दूं, चेंज का अर्थ है एक्सचेंज कर दूं, आपस में इनको परिवर्तित कर दूं, तो इसका परिमाण में कोई फर्क नहीं। अगर ये 16 यहां आए 9 यहां आए तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं जो दूसरा सदिश है वो B ले लेता हूं और उसमें क्या कर देता हूं? इनको एक्सचेंज करता हूं। तो यह आ जाएगा 4J प्लस 3K। इससे क्या होगा? जो B का परिमाण क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 4 16 और 9। ये कितना आया? 16 और 4 20 29। ये क्या आया? 29। दोनों के परिमाण इक्वल है, लेकिन दोनों अलग अलग सदिश है। ये सदिश अलग है, ये सदिश अलग है। तो किसी भी राशियों को, किसी भी कोफिशिएंट को एक्सचेंज करने से जो सदिश प्राप्त होगा उसका परिमाण वही रहेगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो वही है जो पहले थे, जो गुणांक है वो वही है जो पहले थे। अब हमने सिर्फ चेंज किया कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश है। अब हम बात करें समान दिशा वाले भिन्न सदिश। समान दिशा यानी एक सदिश आपके पास 2I प्लस 3J प्लस K। अब आपको सिर्फ इसकी दिशा वही रखनी है, लेकिन आपको क्या करना है? इसका परिमाण बदलना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सदिश को, किसी भी सदिश को एक अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो उसकी दिशा वही रहती है, केवल परिमाण बदलता है। तो अगर सदिश B को मैं लिखूं 2A, यानी मैंने इस A को क्या किया? 2 यानी एक अदिश राशि से गुणा किया। ये 2 क्या है? एक अदिश राशि है। तो मैंने अदिश राशि से जैसे इसको गुणा किया तो इसका परिमाण बदल जाएगा, परिमाण जो भी है उसको बदल जाएगा, लेकिन इसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो इस तरीके से जो राशि अपने मिलेगी वो आएगी 2I प्लस 3J प्लस K। तो यह आ जाएगी 2 दूनी 4I प्लस 6J प्लस 2K। कई लोग ये सोच रहे होंगे मैंने केप क्यों नहीं लगाया। आप अंडरस्टूड है, आप केप मान लीजिए। बार बार मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी ये अगला क्वेश्चन है। ये दो सदिश है, दोनों समान है, तो x y के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, समान है इसका मतलब 2I प्लस 3J बराबर है xI प्लस yj। समान यानी हम पढ़ चुके हैं कि जब दो सदिश समान होते हैं तो उनके घटक समान हो। इसमें क्या है? 2, इधर क्या है का गुणांक x, इधर j का गुणांक 3, इधर j का गुणांक y, तो x का मान 2 और y का मान 3। क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए A है आपके पास 2 1,
अंतिम बिंदु बी है, मान लीजिए -5 7। अब हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको सदिश ए बी ज्ञात करना है तो आप ओ बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश से ज्ञात कर सकते हो। बी का स्थिति सदिश यानी ये क्या आएगा -5। अब देखिए ये जो घटक है वो आई जे के के रूप में होता है, इसमें दो ही घटक है इसलिए के वाला घटक नहीं आएगा, तो आई से व्यक्त करेंगे और 7 जे से व्यक्त करेंगे। -a का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हम 2i प्लस जे। अब देखिए -5i प्लस 7j -2i माइनस जे, कुल मिला के आएगा -5 और -2 माइनस का 7i प्लस का 6j के। इस तरीके से ए बी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे में आपको पास 3 सदिश दिए गए, आपको सिंपली करना क्या है, आपको पूछा इसका योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, यानी i प्लस -2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। आप जोड़ दीजिए सिंपली, ये देखिए i प्लस का i 2i और माइनस का 2i 0i, माइनस का 2j माइनस का 6j माइनस का 8j और प्लस का 4j बचा माइनस का 4j, k प्लस का 5k 5 और एक 6k में से 7 गया तो माइनस का k। इस प्रकार से -4j माइनस k आपका सदिश योग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। इसमें देखा आपको i प्लस j प्लस 2k, आपको क्या लिखना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना आपको, मात्रक सदिश या इकाई सदिश। इकाई सदिश के बारे में ज्ञात करने के लिए हम पहले जानते हैं, सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा परिमाण। तो c का परिमाण निकालें, c का परिमाण होता है अंडर रूट i के गुणांक 1 का स्क्वायर, j के गुणांक 1 का स्क्वायर, k के गुणांक 2 का स्क्वायर, कुल मिला के आया 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट का 6। अब हम ज्ञात करते हैं c के यानी मात्रक सदिश, तो इसका सूत्र होता है c बट्टा c का मैग्नीट्यूड। c क्या है i प्लस j प्लस 2k कैप कैप कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है √6। √6 का अलग अलग भाग लगा दो, i में लगाओ तो 1 बट्टा √6 i कैप, 1 बट्टा √6 j कैप, 2 बट्टा √6 k कैप। इस तरीके से हम इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। आपको p और q दो बिंदु दिए गए, आपको कहा गया PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक सदिश हो चाहे इकाई सदिश हो चाहे यूनिट वेक्टर, बात तो एक ही। अब ये ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले PQ ज्ञात करना पड़ेगा। PQ को हम मान लेते हैं A, तो PQ ज्ञात क्या करना, सूत्र क्या होता है Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। Q का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा 4i 5j 6k माइनस OP का i 2j 3k, घटा दो 4i माइनस i 3i, 5j माइनस 2j 3j और 3k, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है। अब इसका ज्ञात करना है इकाई सदिश, आपको जानते हो इसके मैग्नीट्यूड, यानी आप a का मैग्नीट्यूड निकालो और इसमें भाग लगा दो, इकाई सदिश आप खुद से सॉल्व करें। फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको a और b दो सदिश दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश। a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश, आप इसको मान लीजिए c, मान लीजिए मेरी तरफ से माना c बराबर, आप a प्लस b ज्ञात करिए, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए 2i माइनस j प्लस 2k प्लस माइनस i प्लस j माइनस k। देखिए 2i माइनस i बच गया, माइनस j प्लस j कट गया, 2k में से k गया प्लस k बच गया, आपके पास बचा i प्लस k, ये c है। और आपको क्या ज्ञात करना है c के, आप जानते हो c बट्टा c का मैग्नीट्यूड, तो आप c का मैग्नीट्यूड करेंगे, ज्ञात करेंगे, इसमें रख देंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ये आपको अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5i माइनस j प्लस 2k, ये सदिश है। इस सदिश की दिशा में दूसरा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण 8 इकाई हो, 8 इकाई हो, नोटिस करना 8 इकाई। 8 इकाई का अर्थ है इकाई सदिश ज्ञात करना है। मैंने पहले भी कहा किसी की दिशा में ज्ञात करना हो तो उस दिशा में हमें इकाई सदिश ज्ञात करना होता है। तो इस सदिश को हम मान लेते हैं a, तो a का सबसे पहले परिमाण ज्ञात करेंगे। a का परिमाण होता है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, हमेशा ध्यान रखना ये सारे प्लस में आएंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा अंडर रूट का 4 और 1 5 और 30। अब आपको ज्ञात करना है a के
ए के ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हो ए का सदिश बट्टा ए का परिमाण। तो ए सदिश है 5i जे प्लस 2k, इसके परिमाण का भाग लगा दो 30, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5 बट्टा रूट 30 माइनस 1 बट्टा रूट 30 जे प्लस 2 बट्टा रूट 30 के। ऑलराइट, अब आपको ज्ञात करना है इसी की दिशा में 8 इकाई का सदिश। तो नया सदिश हम भी ज्ञात करने जा रहे हैं जो ए की दिशा, ये क्या है, ए के क्या डिनोट करता है, ए की दिशा। तो ए की दिशा में 8 इकाई का सदिश बी है। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 बट्टा रूट 30 आई माइनस 1 बट्टा रूट 30 जे प्लस 2 बट्टा रूट 30 के। तो इसको 8 पंजे 40 बट्टा रूट 30 आई माइनस 8 बट्टा रूट 30 जे प्लस 2 बट्टा रूट 30 के। इस तरीके से ये सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका वो सदिश है जो इस सदिश की दिशा में 8 इकाई का कहते हैं। अगर 5 इकाई बोले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 इकाई बोले 7, जितनी भी इकाई बोले उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आपको ये सदिश प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। इसमें पूछा क्या ये दोनों सदिश सरेख है। जब दो सदिश सरेख की बात क्या है, या तो वो लाइक है या वो अनलाइक है, यानी या तो विपरीत सदिश है या वो सम सदिश है। तो समदिश हो चाहे विपरीत दिश हो, दोनों ही कंडीशन में ये दोनों समांतर सदिश है। समांतर सदिश की विशेष बात होती है कि एक सदिश दूसरे सदिश के किसी अदिश गुणा के बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये सदिश ए और ये सदिश है आपके पास बी। इन दोनों में सबसे पहला जो कोफिशिएंट है वो देख लो, सिर्फ निरपेक्ष मान, जैसे इसका 2 इसका 4 है, बड़ा कौन है 4, माइनस नहीं देखना है। अब इसमें क्या कॉमन लिया जाए कि ये 2 आ जाए, तो -2 कॉमन ले लूं। तो जो बी सदिश है उसमें -2 कॉमन लूंगा, तो यहां से आएगा 2i, यहां से आएगा -3j और यहां से आएगा +4k। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा सदिश यही है, तो यह आ जाएगा -2a। जब हम कहते हैं कि b अगर a बराबर हो और बीच में एक अदिश राशि हो गुणा में, तो ये सदिश सरेख सदिश होते हैं। तो सदिश सरेख है, यही हमें सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12वां। इसके अंदर अपने को क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि PQ 2 बिंदु दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि एक R जो उसको अंत और बाह्य विभाजित करता है, तो 2:1 में विभाजित करने वाला बिंदु ज्ञात कीजिए। अब R की दो सिचुएशन है, पहली अंत विभाजन और दूसरी बाह्य विभाजन। पहली सिचुएशन लेते हैं अंत विभाजन। तो अंत विभाजन करेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये O है, तो OP को मैं मान लेता हूं A, OQ को मान लेता हूं B, और ये मान लीजिए अंत विभाजन करना, अनुपात है 2:1। अब अंत विभाजन करने वाले का सूत्र होता है R। ये जो R है उसका फॉर्मूला बनेगा M1B प्लस M2A बट्टा M1 प्लस M2। ये M1 है अपना, ये M2 है, ये M1 M2। तो 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू b। b क्या है अपने पास, -i प्लस j प्लस k प्लस M2। M2 कितना है, M2 है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, a है i प्लस 2j माइनस k बट्टा 2 प्लस 1। तो यह आ जाएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k बट्टा 3। -2i और प्लस i हो गया -i, 2j और 2j हो गया 4j, और 2k में से k गया प्लस का k डिवाइड बाई 3। तो यह आ जाएगा -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k। इस प्रकार से आप अंत विभाजन ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद आता है इसका बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, जब हम बाह्य विभाजन करते हैं तो सिंपली चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसका, ये प्लस की जगह माइनस कर दो और बाह्य विभाजन आपके पास आ जाएगा M1B माइनस M2A बट्टा M1 माइनस M2। तो ये इजी सा है, ये छात्र स्वयं करें, आप लोग कर लेंगे, सिर्फ इसका चिन्ह बदलना है। ओके, तो वो क्वेश्चन है PQ और इसका ज्ञात करना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात करने का मतलब है ये एक तरह से AB का अंत विभाजन हो रहा है।
और 1:1 में विभाजन हो रहा है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है a प्लस बी बट्टा 2। सीधा a प्लस, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। तो दोस्त मध्य बिंदु मान लीजिए r है, तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b। तो यह आ जाएगा a प्लस बी बट्टा 2। प्लस का अर्थ है a को हम लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k बट्टा 2। 2i और 4i 6i, 3j और 1j 4j, 4k में से 2k गया, 2k बट्टा 2, 2 से डिवाइड करो, 3i 2j और k। इस तरीके से मध्य बिंदु का, तो ये तो इस रूप में आ गया, और बिंदु रूप में लिखो तो यह आ जाएगा 3 2 1। इस तरीके से मध्य बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। ये अंतिम क्वेश्चन है। इसने कहा है ये a b c, ये a का स्थिति सदिश है, ये b का स्थिति सदिश है, ये c का स्थिति सदिश है। आपको ज्ञात क्या करना, आपको ये बताना ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल समकोण है, यानी राइट एंगल है। अब समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा यानी जो कर्ण हो उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। तो सभी भुजाओं को ज्ञात करते हैं, उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले भुजा ज्ञात करते हैं AB। AB क्या होता है OB माइनस OA। OB यानी B माइनस A। B कितना है 2i माइनस j प्लस k माइनस A कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k। 2i माइनस 3i माइनस का i माइनस j माइनस माइनस प्लस का 3j, k माइनस माइनस प्लस 5k। आ गया ये BC। BC कहते हैं B से C, C माइनस B, C माइनस B यानी C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। C का स्थिति सदिश ये रहा I माइनस 3j माइनस 5k माइनस B 2i माइनस j प्लस k। I माइनस 2i माइनस i माइनस 3j प्लस j प्लस माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस का 6k और अंत में CA यानी A माइनस C। A यानी 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 2i माइनस i माइनस 3j माइनस 5k। ऑलराइट करेंगे तो ये आएगा 3 में से i गया 2i माइनस 4j प्लस 3k प्लस j माइनस 4k प्लस 5k प्लस k। तो इस तरीके से आपके पास AB BC CA, हमें AB BC CA नहीं चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो AB का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, AB का मैग्नीट्यूड क्या होता है x के गुणन के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट। कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 9 25 अंडर रूट का 35। BC अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ऑलराइट 1 4 36 36 4 40 और 1 41। CA अंडर रूट 4 1 1। इस तरीके से इनका मैग्नीट्यूड हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या आ रही है BC और बाकी AB और AC। तो AB का स्क्वायर करते हैं, AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। तो A प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये छोटे वाले 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा 35। इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा 6। कितना आया 41। जैसा कि आपको साफ साफ नजर आ रही है किसके बराबर है, ये बराबर है BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो अगर किसी बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसके सब्सक्राइबर बटन पर जरूर दिखाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल जाए। और इसके साथ में एक घंटी बटन है, घंटी बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सूचना मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस